मोदी जी ने महिला आरक्षण कानून को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया और कहा, कांग्रेस 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 मुक्त भारत। अरे मोदी जी, ये कौन है कांग्रेस? ये वही कांग्रेस है जिसने जनधन आधार का विरोध किया। कौन है वे जिसने विरोध किया? आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। जीएसटी का विरोध किया। अब ये कौन है जिसने जीएसटी का विरोध किया? जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। स्त्री शक्ति का विरोध किया। अब ये कौन है जिसने स्त्री शक्ति का विरोध कर दिया? इन सब मुद्दों को डाइल्यूट करके आप आरक्षण आरक्षण के नाम पर देश को विभाजित कर रहे हैं। अरे योगी जी, तुम कितना भी महिला आरक्षण कानून का विरोध कर लो, मोदी जी तो फिर भी इस कानून को लाके रहेंगे और ला भी दिया है आज से 3 साल पहले। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, सितंबर 2023 को मोदी सरकार ने महिला आरक्षण कानून बनाया और देश को संबोधित भी किया। सुनिए। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। वो बात अलग है कि लागू करवाने का इनके पास टाइम नहीं था, फिर चुनाव आ गए, चुनाव में राजनीति करनी थी तो 3 साल के बाद इन्हें याद आया, इसीलिए 16 अप्रैल 2026 कुछ दिन पहले इस कानून को नोटिफाई किया, गजट में जारी किया, लागू करवाया है। ओह माय गॉड। अब बताओ, असली महिला आरक्षण विरोधी कौन? वो सरकार जो 3 साल से बने हुए कानून को लागू नहीं करा पाई, या वो विपक्ष जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये महिला आरक्षण कानून विरोधी हैं? बात तो सही है। अगर ये महिला आरक्षण कानून विरोधी होते तो ये विपक्ष बीजेपी के कार्यालय के सामने इस प्रकार का धरना क्यों देती? सुनिए। अब अगर बीजेपी सच में महिलाओं की हितैषी है और आंखों में थोड़ा सा पानी है और सच में 56 इंच की छाती है तो सामने आओ, जो 543 लोकसभा की सीटें हैं इसमें 33% का आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्त बनाओ। सीधे 180 सीटें अब लोकसभा में होंगी और जो लोग महिलाओं का ज्यादा सम्मान करते हैं सबसे पहले अपनी सीट वो छोड़ेंगे। जिसमें मोदी जी सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो अपनी सीट का परित्याग करके किसी एक महिला को वहां पर बैठाकर देश को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। पहला काम मोदी जी करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मोदी जी अपनी सीट खाली करिए महिलाओं के लिए, नहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ही पार्टी के लोग तुम्हारे खिलाफ सड़कों पे आके आंदोलन कर दें। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ यहां से पैदल मार्च करते हुए इसका विरोध जता रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो संसद में पारित नहीं हो पाए उसके खिलाफ भोपाल के सड़कों पर आक्रोश देख रहे हैं आप। बीजेपी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है। लो, आंदोलन कर भी दिया इतनी जल्दी। लेकिन मध्य प्रदेश में अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आंदोलन करने पर एफआईआर हो जाती है। मोहन यादव जी, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। ओह, मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत खतरनाक है, उसको लगता है जो आंदोलन करता है वो देशद्रोही है, पिछवाड़े लाल कर देती है। महाराज ख्याल रखना अपना, मध्य प्रदेश की पुलिस आंदोलन नहीं सहन कर सकती, अपने अधिकारों की मांग के लिए सड़कों पे नहीं उतर सकते और तुम सड़कों पे घूम रहे हो, ये कतई देशद्रोह माना जाएगा। मोहन यादव जी देख रहे हो कैसे घटिया भाषा पे उतर आए मुख्यमंत्री जी, माताओं बहनों को गालियां दे रहे हो। अब मोदी जी इस भाषा के लिए आप देश की माताओं बहनों से कुछ कहना चाहोगे? सभी माताओं बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी। अरे क्षमा रखो साइड में, तुम ये बताओ अचानक से इतने गोरे कैसे हो गए? कुछ समय पहले तमिलनाडु में गए थे तो ऐसे दिख रहे थे। तुम्हें पता है तुम्हारे इस मेकअप को लेके तमिलनाडु वाले क्या कह रहे हैं? तेरी मैं काला करके मजाक उड़ा रहा है। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। इसीलिए कहता हूँ मोदी जी कि ये जनाने वाले काम मत करो। मेकअप करवाना, फेशियल करवाना, ये सब महिलाओं के काम है। हमारी मम्मी लोग, भाभी माँ लोग, दीदी लोग, ये सब इनका डिपार्टमेंट है, इनको संभालने दीजिए। आप तो विशुद्ध रूप से मर्द हैं। आपके बारे में सुना है कि आपकी छाती 56 इंच की है। सर जी, छाती औरतों की होती है, मर्दों के सीना होता है। ऐसा? आपका सीना 56 इंच का है तो मर्दों वाले काम करो। और मर्दानगी इसी में है कि आप खुलकर सामने आओ। अच्छा, महिला आरक्षण संशोधन बिल की आड़ में जो आप डिलिमिटेशन वाला बिल पारित करवाना चाहते हो, जो घटिया राजनीति खेलना चाहते हो, उससे दूर हटकर सच में महिलाओं के लिए अगर सोच रहे हो तो वर्तमान में जो कानून 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई हुआ है महिला आरक्षण कानून का, उसको लागू कर दो।
543 सीट पर ही लागू कर दो 33%, और उसी के लिए वो जो विपक्ष है तुम्हारे कार्यालय के बाहर धरना कर रहा है। नहीं तो दुनिया वालों को लगेगा कि विपक्ष महिलाओं के पक्ष में खड़ा हुआ है और सत्ता पक्ष महिलाओं का पक्ष रखना ही नहीं चाहता है। शायद इसीलिए 3 साल से कानून पेंडिंग है। तो अगर सच में मर्दानगी है, महिलाओं का सम्मान सच में करते हो, लागू करवा दो। और रही बात 840 सीटों पर, वो भविष्य में कर लिया जाएगा, उसमें दिक्कत किस बात की है। अगर मनसा है तो वर्तमान में करो, अगर नहीं करते हो तो लग जाएगा कि नहीं तुम केवल महिला सम्मान का ड्रामा करते हो, सम्मान नहीं करते। मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जब आपने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था तो थोड़ी गर्मा तो रखते। कोई आप पार्टी के प्रवक्ता बन के नहीं बोल रहे थे या किसी रैली में नहीं बोल रहे थे। कम से कम आने वाले प्रधानमंत्रियों के लिए इतना स्कोप तो छोड़ देते कि राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए कितने गंभीर मुद्दे उठाए जाते हैं। जनता आपको सुनने के लिए आई थी, उसको लगा था कि शायद खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर आप कुछ बोलेंगे, उसको लगा कि शायद जो महंगाई हो रही है उसको लेकर आप कुछ बोलेंगे, उसको ये लग रहा है कि जो पलायन हो रहा है, प्रवजन हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, भगदड़ हो रही है, उसको लेकर आप कुछ बोलेंगे। सिर पर कई किलो सामान और लंबी कतार में लगे यात्रियों का ये वीडियो गुजरात के सूरत से आया है। यहाँ के उदना रेलवे स्टेशन पर लोग रेलगाड़ी में चढ़ने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर यात्री उत्तरी भारतीय राज्यों के थे और वो अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे थे। अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। हालात बेकाबू हुए और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें बिना खाए पिए 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक लाइन में लगना पड़ा। पर इन गंभीर मुद्दों पर बोलने की बजाय आपने राष्ट्र के नाम संबोधन के नाम पर केवल एक मजाक बना दिया। आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर भी तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। 29 मिनट के भाषण में 58 बार तुम कांग्रेस का नाम ले रहे हो। तो राष्ट्र के नाम संबोधन था या कांग्रेस के नाम संबोधन था, समझ में नहीं आया। कांग्रेस 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 कांग्रेस। और राष्ट्र के नाम संबोधन जब कोई जिम्मेदार प्रधानमंत्री करता है तो बहुत क्लियर बोलता है। ये बोलना था आपको कि महिला आरक्षण कानून 2023 में हमारी सरकार लेके आ चुकी है। हमारी ही सरकार की गलती है कि 3 साल तक उसे लागू नहीं करा पाए। अब 5 राज्यों में चुनाव है, हमें चुनाव जीतना है क्योंकि हम वो सरकार हैं जिसने काम के नाम पर कभी वोट ही नहीं मांगा। हमारी औकात वोट मांगने की क्या है? मंगलसूत्र के नाम पर, मटन के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, शहीदों के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। इससे ज्यादा हम वोट मांग ही नहीं सकते। जब इनके नाम पर वोट नहीं मिले तो अब महिलाओं के नाम पर वोट मांगेंगे और महिलाओं की तरह रोकर ही वोट मांगेंगे। इसीलिए संबोधन के नाम पर सिर्फ कोसने चले आए तुम। जनता इस प्रकार के ड्रामे में अब नहीं फंसेगी। जनता तुम्हारा चरित्र बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि महिला आरक्षण कानून की आड़ में तुम डिलिमिटेशन करना चाहते हो। इसका गणित बहुत स्पष्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार डिलिमिटेशन होगा तो उत्तर भारत में जो लोकसभा है उसमें उन राज्यों की स्थिति मजबूत हो जाएगी जहां बीजेपी का प्रभुत्व है। और बीजेपी का प्रभुत्व उन्हीं राज्यों में है जहां लोग कम पढ़े लिखे हैं, अंधभक्ति की लाइन में लगने को तैयार हैं। दक्षिण भारत में लोग पढ़े लिखे हैं, वो मुद्दे पर राजनीति करते हैं। वो पूछते हैं तुमने क्या विकास किया, तब आकर वोट मांगो। वहां मंदिर मस्जिद पर राजनीति नहीं होती है, तो वहां ये कमजोर है इसलिए जीत नहीं पाते हैं। पढ़े लिखे स्टेट्स में इनकी सरकारें ना के बराबर होंगी क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति इनको सीरियस लेता ही नहीं है। अब कैसे दक्षिण भारत जीता जाए, इसके लिए 2011 की जनगणना का आधार बनाकर डिलिमिटेशन करना चाह रहे हैं। उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण देकर ये मुखौटा पहनाया जा रहा है कि हम महिलाओं को संसद में भेजना चाहते हैं। भविष्य में जो 2029 में होगा उसका विरोध कर रही है कांग्रेस। कोई ये पूछ ले, पलटकर न्यूज वाला ही पूछ ले कि 2023 में महिला आरक्षण कानून बन चुका है, 33% आरक्षण देना है, अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? तो तुमसे बड़ा महिला विरोधी इस देश में और कौन हो सकता है? दूसरा, इस बिल में कानूनी पेच भी तो फंस रहा है कि डिलिमिटेशन तुम नई जनसंख्या के आधार पर क्यों नहीं करना चाहते हो, पुरानी जनसंख्या के आधार पर क्यों करना चाहते हो? इतनी जल्दबाजी क्यों है? और तुमने ये रिदम कैसे तोड़ दिया? 2021 में जनगणना होनी थी, क्यों नहीं हो पाई? कोरोना का बहाना ले रहे हो। रैलियां तो हो पा रही थी, तो जनगणना क्यों नहीं हो पाई? इसलिए बहाना व्यर्थ है। समझ में आ रहा है कि आपने मूलभूत संरचना को छेड़ा है और सच में डिलिमिटेशन करना था तो अकेला बिल लेके चले आते, कोई दिक्कत नहीं होती। महिला आरक्षण कानून का जामा पहनाने की जरूरत क्या थी इसको? और महिलाओं को आरक्षण देने से रोक कौन रहा है? पहले 33% दे दो, समय देखते समय जैसे समय आएगा 50% दे देना। और मैं तो कहता हूँ सभी संस्थानों में महिलाओं को 50% दे दो, फिर चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई भी प्रशासन मंत्रालय हो, सभी जगह करो। कितने मंत्री महिला हैं मुझे बता दो, और जितनी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं सभी पार्टियों को निर्देश निकाल दिए जाए कि 50% वहां पर महिलाएं होंगी, जितनी मुख्यमंत्री होंगी सब महिलाएं होंगी। और अच्छा है, आधे से अधिक जनसंख्या अगर प्रतिनिधित्व करती तो बुरा क्या है? और ये आरक्षण की बातें वो बहरूपिया पार्टी कर रही है जिनके शासनकाल में महिला सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण से पहले संरक्षण की बात होनी चाहिए। क्या नहीं हो रहा है इस देश में बहु बेटियों के साथ? मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, लाखों लड़कियां हर साल गायब हो रही हैं मध्य प्रदेश से, सरकार को खबर ही नहीं है।
और जब लड़कियां गायब होती हैं तो उसमें इन बाबा मौलवियों का पहले नाम आता है, क्योंकि धर्म की आड़ में कोई भी कुकृत्य छुपाया जा सकता है। और जिन बाबा मौलवियों का नाम आता है वो बड़े बड़े राजनेताओं के मंचों पर वोट मांगते हुए तुम्हें दिख जाएंगे एजेंट की तरह। भगवान के एजेंट दिखाते हैं, करते काम राजनेताओं के एजेंट के रूप में है। तो लड़कियां गायब इसलिए हो रही हैं क्योंकि नीचे से लेके ऊपर पूरा सिस्टम लगा हुआ है। एप्स्टीन फाइल आने समझ में आया कि चाहे बाबा हो, मौलवी हो, नेता हो, बड़ा अधिकारी हो, बिजनेसमैन हो, सब के सब MKS हैं। सर MKS का क्या मतलब? MKS का मतलब महिलाओं के शौकीन। इस देश में जितने बिजनेसमैन हैं सब MKS, तभी तो एप्स्टीन फाइल में नाम आया है। जितने नेता हैं सबके सब MKS, जितने बाबा मौलवी हैं सबके सब MKS। अरे जिसका नाम नहीं आया है उनका आ जाएगा, जिनका आ गया है उन पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, खुलेआम घूम रहे हैं। जैसे भालू रीछ देख लो, ये खुलेआम घूमता है, मंत्रियों के साथ बगल में बैठता है। ये बाबा मंदिरों में जाकर VIP प्रोटोकॉल ले रहा है, खुलेआम घूम रहा है। इनके ऊपर आरोप है ना बलात्कार के, हैं ये MKS, लेकिन इनके अंधभक्त मानेंगे नहीं, कमेंट कर देंगे वो बेगुनाह है। क्यों? इतना विश्वास है? कब यकीन करोगे? जब तुम्हारे घर में आकर वो कांड करते हैं तब। औरों के बारे में क्या बोलें? जो महिला आरक्षण की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, इन्हीं के ऊपर इन्हीं के पार्टी के लोगों ने ये आरोप लगाए कि ये MKS हैं। यकीन नहीं है तो इन्हीं के पार्टी के इस नेता का बयान सुनिए। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। बीजेपी के इस नेता का बयान सुनिए। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो MP बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, इनके साथ, मोदी के साथ। अब ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप इन्हीं के पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो सोचो, जो व्यक्ति खुद MKS हो इनके पार्टी के नेताओं के अनुसार, उस व्यक्ति से महिला सम्मान की बात कैसे की जा सकती है? और ये व्यक्ति महिला सम्मान की बात कर रहा है, महिला आरक्षण की बात कर रहा है। वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी को इसका अधिकार नहीं दिला पाया, उस व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि वो दूसरे महिलाओं का दर्द समझेगा। इसी व्यक्ति की सरकार में मणिपुर में दंगे हुए, नंगी महिलाओं को घुमाया गया, ये चूं तक नहीं बोल पाया। उन्नाव केस हुआ, कठुआ रेप केस हुआ, ये चूं तक नहीं बोला। अंकिता भंडारी रेप केस हुआ, ये चूं तक नहीं बोला। कैसे मान लें कि ये व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता है? जितने भी बड़े बलात्कारी हैं सब इसी की पार्टी में भरे हुए हैं। जितने बड़े बाबा मौलवी हैं जो बलात्कारों के केस में फंसे हुए हैं, डायरेक्टली इस व्यक्ति का उनका संबंध है। तो जो व्यक्ति बलात्कारियों के संपर्क में रहा हो, बलात्कारी नेताओं के साथ उठना बैठना हो, गलवैयां करता हो, दो अनजाने अजनबी, उस व्यक्ति से उम्मीद करना कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्ची सुरक्षित हैं, मान नहीं सकता है। इसीलिए महिला आरक्षण कानून या महिलाओं के सम्मान की बात करना इस व्यक्ति के मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मैं इस बात के लिए फिर से दोहराता हूं, इस देश में महिलाओं का सम्मान मात्र मजाक बना के रख दिया गया है, मजाक बना के रख दिया गया है। महिला केवल एक उपभोग की वस्तु रह गई है, नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ उसका उपभोग हो रहा है। और आज उसी महिला के नाम पर इस देश में राजनीति हो रही है। लेकिन अंधभक्ति इतनी चरम पर है कि सबको भगवान मानकर बैठे हुए हैं कि नहीं भाई ये गलत नहीं हो सकते। और जब गलत हो जाए तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। गलत होने से पहले में बोलना होता है, गलत होने के बाद नहीं। कोई हमारा यहाँ माई बाप नहीं है। इसीलिए महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, पुरजोर समर्थन है। 33% का जो कानून आया है वो अभी से लागू हो, मैं ये मांग करता हूं। और अगर कोई सरकार, खासकर ये व्यक्ति, लागू करने से संकोच करता है और भविष्य के सपने दिखाता है तो याद रखना केवल महिलाओं के साथ मजाक हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे इस देश में युवाओं के साथ मजाक हो गया है, जैसे इस देश में उद्योगपतियों के साथ मजाक हो गया है, जैसे इस देश में रोजगार के साथ मजाक हो गया है, महंगाई के साथ मजाक हो गया है, देश की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के साथ मजाक हो गया है और विदेश नीति के साथ मजाक हुआ है, वैसे ही आने वाले भविष्य में ये लॉलीपॉप दिखाएगा और महिलाओं के साथ मजाक कर देगा। देना है तो अभी दो, भविष्य नहीं देखना है हमें। ये मात्र ऐसा प्रधानमंत्री या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में जीता है, 1947 में या 2047 में, बीच की बात करते नहीं। वर्तमान की बात करो, 2047 नहीं 2026 में बताओ 33% जो आरक्षण का कानून बन चुका है वो अभी लागू करो तो मानूंगा महिलाओं का सम्मान करते हो। अगर नहीं तो सिर्फ दिखावा है और इस दिखावे को केवल बहरूपियापन कहा जाएगा। तो हमने प्रधानमंत्री नहीं एक बहरूपिया चुना है। ये दोनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था?